हेलो एवरीवन। तो अब तक आप लोगों ने न्यूज़ सुन ही ली होगी कि डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल का। क्या ये कोई मिसाइल है? तो जी नहीं, यह कोई मिसाइल नहीं है। यह एक व्हीकल है जो रफली इस शेप का दिखता है। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा स्थित बालासोर के पास एक आइलैंड है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वहाँ से एक मिसाइल को टेस्ट किया है जो ऊपर जाकर मैक 6 की स्पीड को अचीव किया है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है रैमजेट टेक्निक को रिप्लेस करके स्क्रैमजेट टेक्निक का। तो क्या होता है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, क्या था रैमजेट टेक्निक और क्या होता है एससी रैमजेट टेक्निक, जानेंगे इसके बारे में बहुत कुछ। बट बिफोर बिगन, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को समझने से पहले आपको मैक नंबर समझना पड़ेगा। जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होती है और स्पीड ऑफ साउंड होती है, इसके रेशियो को कहा जाता है मैक नंबर। रफली स्पीड ऑफ साउंड होती है विदाउट फ्रिक्शन 332 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मैक 1 से कम है तो वह कहलाएगा सबसोनिक। इसका एक एग्जाम्पल है भारत का निर्भया मिसाइल। उसके बाद अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मैक 1 के बराबर है तो वह कहलाता है ट्रांसोनिक। इसमें जो ऑब्जेक्ट होती है ध्वनि की गति से ही आगे बढ़ती है। उसके बाद है सुपरसोनिक। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मैक 1 से ज़्यादा होती है, रफली 3 या 4 होती है, तो वह कहलाता है सुपरसोनिक। इसका एक एग्जाम्पल है भारत का ब्रह्मोस मिसाइल। उसके बाद आता है हाइपरसोनिक। इसे विज्ञान की भाषा में सुपरसोनिक ऑन स्टेरॉयड कहा जाता है, अर्थात सुपरसोनिक से भी ज़्यादा तेज। इसमें जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है मैक 5 से ज़्यादा होती है, रफली 6, 7, इवन 20 भी हो सकती है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होती है स्पीड ऑफ साउंड से 6 टाइम, 7 टाइम, इवन 20 टाइम ज़्यादा गति करती है, जो रडार के पकड़ में आना काफ़ी मुश्किल होता है। डीआरडीओ ने इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके डेमोस्ट्रेशन व्हीकल बनाया है। शुरुआती दौर में जो जेट बने थे उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिक्स फ्यूल को बर्न किया जाता था। इसके लिए ऑक्सीजन को अपने पास से लेकर वायुमंडल में जाया जाता था। लेकिन 1960 के दशक में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसमें जेट के जो बॉडी है उसका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार किया गया और इसमें ऑक्सीजन को साथ न ले जाकर वायुमंडल से लिया जाने लगा। यहाँ से ऑक्सीजन वायुमंडल से इनलेट करता है, यहाँ पे लगा होता है बर्निंग सिस्टम, यहाँ पे बर्न होता है फ्यूल, उसके बाद ये बॉडी आगे बढ़ती है। 1991 आते आते तत्कालिक सोवियत संघ ने यह साबित किया कि अधिक स्पीड पर ऑक्सीजन को वायुमंडल से लेकर सुपरसोनिक स्पीड तक तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए स्क्रैमजेट टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा। स्क्रैमजेट टेक्निक वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेता है और जेट की गति को और तेज़ करता है, जिससे उसकी स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच जाती है। यह टेक्नोलॉजी केवल वायुमंडल तक ही सीमित रही क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति केवल वायुमंडल में है। आइए समझते हैं क्या होता है रैमजेट इंजन और स्क्रैमजेट इंजन के बीच के अंतर। तो अगर इन दोनों इंजनों में से हम किसी की भी बात करें तो इसमें जनरली 3 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। इसमें से फर्स्ट होता है कंप्रेशन, जो इसमें भी है। सेकेंड होता है कंबस्शन चेम्बर, इसमें भी है। और थर्ड होता है एग्जॉस्ट, जो कि इसमें भी है। एटमॉस्फेयर से जैसे ही एयर यहाँ पे इंटर करता है, इंटर करने के बाद इसको कंप्रेस किया जाता है। चूँकि कंप्रेस करने से इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है। अब यह जाता है कंबस्शन चेम्बर में। इस कंबस्शन चेम्बर में लगा होता है फ्यूल इंजेक्टर, जो फ्यूल को छोटे छोटे कणों के रूप में इंजेक्ट करता है। चूँकि ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इनका इग्निशन होता है। इग्निशन होने के बाद एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पन्न होता है। ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद जो बर्न फ्यूल होता है वह नाजल के थ्रू बाहर निकाला जाता है। यहाँ पे एक थ्रॉट पैदा होता है जो इसको पीछे की तरफ थ्रॉट लगता है और बॉडी को आगे की तरफ मूव करता है। चूँकि यह न्यूटन के थर्ड नियम पे काम करता है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड नियम तो यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया बल के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया बल होती है। सेम टू सेम उसी
सिद्धांत पे यह काम करता है। अगर इसके बीच में मेजर चेंजेस ये देखने को मिलता है कि अगर आप देखें तो जो यहाँ पे एयर आ रहा है इसका एरिया और स्क्रैमजेट में जो एयर आ रहा है इसका एरिया में काफ़ी डिफरेंस है। इसका एरिया कम है लेकिन इसका एरिया काफ़ी अधिक है, अर्थात यहाँ पे कम एयर आ रहा है जबकि यहाँ पे अधिक एयर आ रहा है। अगर सेम टू सेम और आगे जाएं तो आता है कंबस्टन चेम्बर। इस कंबस्टन चेम्बर में देखें तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, अर्थात यहाँ की जो एयर है उसको कम कंप्रेस किया जा रहा है जिसका टेम्परेचर और प्रेशर कम बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पे उस एयर को अधिक से अधिक कंप्रेस किया जा रहा है जिसका उसका टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी हाई है। अब जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई होगा, उसी वेग से यह कंबस्टन चेम्बर में प्रवेश करेगा। कंबस्टन चेम्बर में प्रवेश करने के बाद उसी स्पीड से इसका इग्निशन होगा। इग्निशन होने के बाद उसी मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होगी और सेम उसी स्पीड से यह नोजल के थ्रू बाहर निकलेगा, जिससे यह बॉडी को इतना तेज़ आगे ढकेलेगा जो जाकर हाइपरसोनिक की स्पीड को अचीव कर लेगा। अतः होप सो इन दोनों के डिफरेंस आपको समझ में आए होंगे। अब समझते हैं इसके लॉन्चिंग सिस्टम को। तो देखिए, इसको लॉन्च करने के लिए जो हमारा सिंपल रॉकेट होता है वही होता है, या तो ये सिंपल रॉकेट हो सकता है, सिंपल मिसाइल भी हो सकता है। इसका जो हेड होता है इसी में हाइपरसोनिक व्हीकल को इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल करने के बाद इसको लॉन्च किया जाता है। यह 3 फेज़ों में लॉन्च होता है। एक होता है बूस्टर फेज, एक होता है सेपरेशन फेज और थर्ड होता है जो स्क्रैमजेट इंजन होता है उसका बर्निंग फेज। तो देखिए, यहाँ से जब लॉन्च होता है तो ये आगे कुछ दूरी पर जाता है, अप्रॉक्सी 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर जाता है। उसके बाद यहाँ से मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद कुछ दूरी पर जाता है तो यहाँ से जो हमने बूस्टर के लिए रॉकेट लगाया था या मिसाइल लगाया था वह इससे सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के बाद जो हमारा हाइपरसोनिक व्हीकल है उसका फ्यूल बर्न होता है। बर्न होने के बाद यह व्हीकल आगे बढ़ता है और अपने टारगेट को हिट करता है। एक बार के लिए वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। 3, 2, 1 नाउ। देखिए, यहाँ से लॉन्च हो गया है। इसके बाद कुछ 2 या 3 किलोमीटर जाने के बाद यहाँ पे मुड़ गया है। मुड़ने के बाद अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से देखिए 2 रॉकेट नज़र आ रहे हैं। यह जो हमने रॉकेट बूस्टर के लिए लगाया था वह यहाँ पे सेपरेट हो गया है और जो हमारा हाइपरसोनिक व्हीकल है वह जाके आगे अपने हिट टारगेट को हिट किया है। यह 3 किलोमीटर तक ऊपर गया। उसके बाद यहाँ से मैक 6 की स्पीड को अचीव किया। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद इंडिया पूरे विश्व में चौथे नंबर पे आ गया है आफ्टर अमेरिका, रसिया एंड चाइना। मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 4 से 5 सालों में इंडिया के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का मिसाइल होगा। अतः होप सो ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, स्क्रैमजेट इंजन, रैमजेट इंजन और साथ ही साथ इसके डिज़ाइन के बारे में। अतः एंड करते हैं वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग।